सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हरीश है। आप सभी जानते ही हैं ये चीज़ तो ठीक है। तो आज से जो है हम अपना इंग्लिश ग्रामर का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि इस बैच के अंदर जो खाली कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना वो बच्चे ही इस बैच को देखें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मान के चलिए एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई, रेलवे की कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो बच्चा जो डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं, हर एक स्टेट के होते हैं ना, अलग अलग से भी होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, तो उनकी तैयारी कर रहा है तो सारा कंपटीशन का है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ही, ऐसा नहीं जरूरी कि वो इस बैच को देखेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा वो बच्चे जो 6 से लेके 12th क्लास तक उनके जिनके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है ना, तो वो बच्चे भी जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नया बैच है इंग्लिश ग्रामर का। तो अभी इसमें जो है हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और बेसिक किसी भी किसी भी फील्ड में अगर आप चाहोगे, मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा भी आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो वहां पे जो बेसिक होता है वो सबसे क्या होती है, बेसिकल सबसे जरूरी यूनिट होती है उस चीज की। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसका जो बेसिक होता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आज की इसमें जो है, आज हम पहली क्लास है तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है, जो इसका जो स्ट्रेंथ है, जहाँ से हमारी, इससे क्या होगा कि इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो बननी शुरू होगी। और जहाँ से जब हमारी स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी ना, तो वो बहुत काम आएगी पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो बहुत जरूरी होता है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपने उसको बीच से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको 100% मैं श्योर कह सकता हूँ कि ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर को या उस मतलब कि सब्जेक्ट को जो है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से उसके मतलब पहले बेसिक किया थोड़ा सा उसका, और फिर जो उस चैप्टर को उठाया शुरू से, तो आप पूरा उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि हर एक बैच के अंदर क्या बताया जाए, सबसे पहले बेसिक बताया जाए कि जो सब्जेक्ट है हमारा, उससे उस बच्चे को क्या करवाया जाए, कनेक्ट करवाया जाए, ताकि वो उसमें सब्जेक्ट के अंदर क्या है कि अच्छे से घुल मिल पाए और उसमें अपनी जो अपना 100% है वो दे पाए। ये बहुत जरूरी चीज होती है, तो आप सभी भी जानते हैं। तो अच्छा, तो चलिए अब टाइम नहीं खराब करेंगे, और इस लेक्चर के बाद जो हमारी लगातार वीडियोज आती रहेंगी, जो इंग्लिश ग्रामर के जितने भी जो टॉपिक्स होंगे ना, तो उनकी सभी की 1 बाय 1 करके हम जो है सारी की सारी वीडियो लाते रहेंगे, सारे के सारे लेक्चर लाते रहेंगे। ये नया बैच है, ठीक है। तो इसके अंदर आज तो हम खाली जो है बेसिक जो है इसका इंग्लिश ग्रामर का जितना भी बेसिक है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। तो चलिए, तो पहली बात, बेसिक पढ़ने से पहले जो इंग्लिश ग्रामर, आपने ये वर्ड तो पहले बहुत बार सुना है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बताइए भाई बच्चों, कि इस सब्जेक्ट के अंदर है ना, कि जो सबसे इसकी जो बेसिक यूनिट होगी, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सुनो, इसकी जो बेसिक यूनिट होगी ना इंग्लिश ग्रामर की, तो वो क्या होगी, कोई बता सकता है? इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट की सबसे बेसिक यूनिट या सबसे इसकी मान ली कि जो बिल्कुल जरूरी सबसे यूनिट होती है ना, सबसे छोटी यूनिट, और बिल्कुल जिससे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना है, तो क्या होगी, कोई बता सकता है? जिस प्रकार देखिए, तो देखिए आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं, यानी कि मानव शरीर को पढ़ते कि नहीं पढ़ते, है ना। तो मानव शरीर को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें पता है कि जो मानव का जो शरीर होता है, जो मानव ह्यूमन बॉडी होती है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो आप बोलोगे कि सेल होता है कि नहीं होता? सेल सबसे छोटी यूनिट होती है किससे? मानव शरीर की, ठीक है। तो उस मानव शरीर की सेल जो है क्या होगी भाई, सबसे छोटी यूनिट होगी, मान के चल रहे हो चीज तो, ठीक है। अब उस सेल से क्या हुआ कि एक ये बहुत सारे जब सेल जुड़ जाते हैं ना, तो क्या बनता है, एक हड्डी का निर्माण होता है, ठीक है। और जब हड्डियों का ही एक क्या बन जाता है, ढांचा बन जाता है ना, तो उससे ही हमारा जो मानव शरीर है ना पूरा का पूरा, वो क्या होता है, बनता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट हमने देख ली ना, क्या होती है भाई, सेल होता है, जिससे पूरे का पूरा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, जो मानव के जो शरीर है ना वो बनता है। तो इसी प्रकार जो इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, वो क्या है भाई, तो याद रखेंगे सभी, तो वो होती है लेटर। जी, याद रखेंगे इस चीज को। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इसकी सबसे स्मॉलर यूनिट या सबसे इसकी छोटी यूनिट कौन सी होती है, लेटर होती है। और लेटर क्यों होती है वो भी आप देख
सीख जाएंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के अंदर की सबसे छोटी यूनिट ही कौन सी होती है, लेटर होती है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप इसको फिर अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और एक बात देखो, एबीसीडी तो सभी को आती होगी, है ना, ये तो मैं मान के चल सकता हूँ कि एबीसीडी तो सभी को आती होगी, है ना भाई, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो चलो मैं और लिखता हूँ, हालांकि सारे नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ही लिखूंगा। ये देखो, ए बी सी डी। और मेरा मकसद आपको एबीसीडी सिखाना नहीं है, ये तो मैं बस आपको बताने के लिए। देखो मैंने लिख दिया ए बी सी डी और सो ऑन और जेड तक, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी को आता है, एबीसीडी तो सभी को आती है, चलो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो देखो मेरा कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे जो ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ तक चलते जेड तक हम जाते हैं ना, तो देखिए हर एक, ये जो देखिए जो टर्म है, यहाँ पर ए लिखा मैंने, बी लिखा, तो यही क्या कहलाते हैं, ये अपने आप में एक क्या है, सभी के सभी लेटर हैं। क्या है भाई, लेटर हैं, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, और डी एक लेटर है। ऐसे ही करते हैं जेड तक, सारे के सारे अपने आप में क्या कहलाते हैं, लेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी को पता चला कि सबसे स्मॉलर यूनिट इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होती है भाई, लेटर होता है। लेटर कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर जेड तक सारे के सारे क्या होते हैं, अपने आप में एक लेटर होते हैं। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, और ऐसे ही करते जेड तक जब हम जाते हैं तो जेड भी क्या है भाई, लेटर है, ठीक है। ये तो बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है जी। लेकिन अगर जब हम ना मान के चलो कि जैसे ए से लेकर जेड तक हम इनको सभी को क्या बोल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात आई, ये तो सभी की कॉमन सी बात आ गई होगी समझ में, कि उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोल देंगे कि सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हो गए ना, देखो एक को तो मैंने लेटर बोल दिया था, लेकिन जब अब तो ये बहुत सारे हो गए, ए से लेकर जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक की हम बात करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये सारे के सारे क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर की बात करें तो ए अलग से एक लेटर है, बी अलग से एक लेटर है, सी अलग से एक लेटर है, ठीक है, और डी अलग से। लेकिन जब ए से जेड तक की सभी की इकट्ठी बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं भाई, ये सारे के सारे क्या है, लेटर्स, ठीक है जी। और देखो इसके अलावा ना कोई एक कंफ्यूजन और दूर करता हूं मैं, क्या कंफ्यूजन, देखो जैसे कि मैं ए से जेड तक है ना, जब मैं ए से जेड तक लिखता हूं तो उसको हम अल्फाबेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, अल्फाबेट। देखो इसको ए से जेड तक हम उनको सभी को लेटर्स तो बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ए से जेड तक हम उन सभी को क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट भी हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं है ना ऐसे लिख दूं, मैं अभी तक मैंने अल्फाबेट लिखा था, अभी मैं इसको ऐसे करके अल्फाबेट्स लिख देता हूं। मान लो मैंने क्या लिख दिया भाई, अल्फाबेट्स लिख दिया, ठीक है। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या अब जो है ए से जेड तक, क्या अब भी ए से जेड तक जो ये एबीसीडी होती है तो उनको मैं क्या अल्फाबेट्स बोल सकता हूं क्या, अल्फाबेट्स। देखिए यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस नहीं लगा था। ए से जेड तक मैंने बोला कि इनको अल्फाबेट बोल सकते हैं, लेटर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या इनको अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं क्या, मेरे क्वेश्चन है, बताओ किसी को पता तो। कई बोल रहे हैं कि नहीं, कई बोल रहे हैं हाँ। तो देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ, नहीं बोल सकते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को ना हमेशा याद रखेंगे, अल्फाबेट्स को कभी भी जो है ए से जेड तक के लिए डिनोट नहीं करते हैं। अल्फाबेट्स का मतलब पता क्या होता है, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, यानी कि जब आप एक से ज्यादा भाषाओं की बात करते हैं ना, तब उसको बोलते हैं हम अल्फाबेट्स। लैंग्वेजेस बोलो या अल्फाबेट्स बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कभी को, सभी को, कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि देखो कि ए को हम एक अल्फाबेट बोलेंगे, बी को अल्फाबेट बोलेंगे, सी को नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा ए से जेड तक का जो पूरा सीक्वेंस होते हैं उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं पूरे को। और अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं, जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हम एक से ज्यादा भाषाओं की बात करते हैं ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा सभी को, तो लेटर्स आपको समझ में आ गया। तो ये थी मेरी इसकी पहली यूनिट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब इसकी देखो दूसरी यूनिट क्या होती है, सेकंड यूनिट क्या होगी, तो सेकंड यूनिट होती है वर्ड। क्या होती है भाई, वर्ड, है ना। देखो मैंने लिख दिया क्या होता है भाई, वर्ड होता है। अब देखो वर्ड कैसे बनता है एक्चुअली में, देखो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें
तो जब एक से ज्यादा लेटर मिल जाते हैं, मेरी बातों पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जब एक से ज्यादा लेटर मिल जाते हैं, देखो सारे 1 2 3 4 ऐसे 26 लेटर है ना, और इनको इकट्ठे क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो 26 लेटर्स है मेरे पास। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक से ज्यादा लेटर्स इकट्ठे हो जाएं, जब एक से ज्यादा लेटर क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और एक मीनिंग जो है प्रदान करें, तब उसको हम वर्ड बोलते हैं। अब देखो, ये तो मैंने खाली तुमको डेफिनेशन से बता दी। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, उससे तुमको जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो एग्जांपल कैसे। देखो मैं एक आपके सामने ने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सभी देखना ध्यान से। मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया भाई ACT। देखो मैं लिख दिया ACT, ACT लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ना इसको ऐसे लिखता T, और यहां पे लिखो आप TCA, ठीक है। लेटर्स, सेम लेटर्स यहां पे यूज किए हैं, जो लेटर मैंने यहां पे लिखे यहां पे लिखे, ठीक है। अब लिख तो दिए, देखो अब देखो इसके अंदर यहां पे लिख रहा ACT, ACT से क्या बन गया भाई, एक्ट बन गया, एक्ट। क्या बन गया, एक्ट बन गया। यानी कि एक क्या है, एक अपने आप में क्या दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, एक्ट, यानी कि एक अधिनियम प्रकार से हो गया, ठीक है। जो एक अधिनियम की बात कर रहा है, एक्ट हो गया, कोई एक्ट है, ठीक है। लेकिन ये देखो TCA एक फुल फॉर्म है, लेकिन अब फुल फॉर्म तो हम इसका रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में क्या कोई, ये कोई मीनिंग दे रहा है क्या यहाँ पे, कोई अपने आप में कोई, मतलब ये जो इकट्ठा लिख दिया मैंने इसको, तो क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो सीक्वेंस है ना वो गलत है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, देखो यहाँ पे देखो, एक से ज्यादा लेटर है, देखो कहाँ गए, ये सारे अपने आप में क्या है, ए अपने आप में लेटर है, सी अपने आप में लेटर है, टी भी एक लेटर है। और देखो इनको मैंने बोला था कि इनको इकट्ठा जब हम कर देंगे ना, और अपने आप में क्या देंगे, एक मीनिंग देंगे, तब वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और यहाँ पे देखो, तो इसलिए मेरे पास एक्ट जो पूरा बना है क्या है, एक वर्ड है। लेकिन देखो TCA, TCA जो है ना, तो इसमें बहुत सारे, इसमें एक से ज्यादा लेटर तो हैं, लेकिन इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसको एक वर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिख दिया DOG, ठीक है। मैं लिख दिया DOG यानी कि डॉग। इसका मतलब तो तुमको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। बहुत सारे लेटर्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और एक मीनिंग भी दे रहे हैं, इसलिए क्या है, ये वर्ड है, ठीक है। अभी सेम लेटर्स का मैं प्रयोग करता हूं, देखना, GDO। अब देखो GDO कोई अपने आप में, देखो लेटर्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर है, उनका ग्रुप है, लेकिन क्या इसके अपने आप में कोई मीनिंग है, बिल्कुल नहीं मीनिंग है। इसी वजह से जो है ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। और डॉग जो है एक क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, क्योंकि इसमें लेटर्स तो है बहुत सारे, ग्रुप तो है लेटर्स का, और साथ में साथ क्या है, एक मीनिंग भी जो है ये कन्वे कर रहा है, एक मीनिंग जो है हमको दे रहा है। इसलिए जो डॉग है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा, लेकिन जो GDO है ये कोई भी एक वर्ड नहीं कहलाएगा। तो वर्ड की, आई होप कि सभी को पता चल गया होगा कि जो वर्ड होता है वो क्या होता है, कि वर्ड वो चीज होती है, वर्ड को हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो लेटर का एक ऐसा ग्रुप, कि लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप में क्या देता हो भाई, एक मीनिंग देता हो ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। तो लेटर की और जब वर्ड की हमने बात कर ली ना, तो फाइनली जो है हम हमारे इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वो क्या टर्म है, सेंटेंस। ये तो सभी ने पता होगा, ग्रामर के अंदर जो सेंटेंस होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही इसी का होता है सेंटेंस का। तो सेंटेंस तक पहुंचने के लिए मेरे को आपको ये चीजें बतानी बहुत जरूरी थी। जब तक ये चीजें पता नहीं होंगी ना, तब तक हम इसके ऊपर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो देखो, अब देखो पहली बेसिक यूनिट हमने पढ़ी इंग्लिश ग्रामर की, लेटर, उसके बाद हमने पढ़ लिया वर्ड। अब देखो वर्ड पढ़ने के बाद आ गया हमारा सेंटेंस भाई, ठीक है। तो सेंटेंस की फिर से मैं वर्ड की तरह एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या देना चाहूंगा, तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर जब हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि वर्ड्स का, मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहना, कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या देता हो, अपने आप में एक मीनिंग देता हो ना, तो वही क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। देखो ये तो मैंने खाली डेफिनेशन बता दी, अब तुम इसका एक एग्जांपल सुनो, एग्जांपल से तुमको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलूं
राम माई इज फ्रेंड। यहां पे देखो हर कोई अपने आप में वर्ड है ना। देखो ये राम एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, फ्रेंड एक वर्ड है। सभी तो वर्ड तो हैं ही। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लेटर्स के सभी सभी क्या है, लेटर्स के ग्रुप हैं, लेटर के ग्रुप हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर के ग्रुप हैं और हर एक का मीनिंग है अपने आप में, तो इसलिए सारे के सारे वर्ड तो हैं। लेकिन इस सभी जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स का जो गुच्छा है, इसका कोई कोई मतलब निकल रहा है? खुद देखो, राम माई इज फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड क्या है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं आ रहा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, ये देखो आप, ये वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन इसके एक सेंस भी बने। देखो राम इज माई फ्रेंड, कि राम मेरा क्या है भाई, फ्रेंड है, मेरा दोस्त है ना। अपने आप में इसका एक मीनिंग बन रहा है, इसके सेंस बन रहा है। तो वर्ड्स का एक, मैंने यही बोला था कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप में क्या देता हो, एक मीनिंग देता हो, अपने आप में एक सेंस देता हो, तो वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है मेरे पास, तो यही मेरे पास क्या कहलाती है, एक सेंटेंस कहलाती है। और ये देखो, हालांकि इसमें वर्ड्स का ग्रुप तो है ये, लेकिन इसका अपने आप में क्या नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक तो सभी को समझ में आया होगा ना भाई। तो सेंटेंस को हमें पता चल गया कि एक वर्ड्स का ही जो है सेंटेंस क्या होता है भाई, सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ना, तो वर्ड का ही क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपने आप में ही क्या हो, एक मीनिंग हो, एक अर्थ हो ना, तो वही क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अब देखो सेंटेंस का कितना अहम रोल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो सेंटेंस को ही हम देखेंगे अब आगे कि एक सेंटेंस जो बनता है ना, तो उसकी मतलब उसके लिए क्या क्या जो चीजें होती हैं वो जरूरी होती हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। चलो, तो सभी को सेंटेंस तो समझ में आ गया ना कि इसके लिए मतलब क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार इसमें अब आगे देखना कि जो इसके लिए एक सेंटेंस होता है तो उसके लिए क्या क्या जो चीजें हैं वो जरूरी होती हैं। तो देखो सबसे पहले सेंटेंस, तो सेंटेंस बनाने के लिए देखो, अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। कितनी चीजें भाई, तीन चीजें। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो सबसे पहले, तो सबसे पहले याद रखेंगे सेंटेंस के अंदर तीन चीजों में, तो सबसे पहले मैन है सब्जेक्ट। ठीक है जी, दूसरा वर्ब, अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें भाई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर सेंटेंस बना रहे हो ग्रामर के अंदर, पूरे की पूरी ग्रामर के अंदर देखो सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कोई सेंटेंस को हम सेंटेंस कब बोल सकते हैं या सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, और सेंटेंस जो होता है उसके अंदर मतलब एक्चुअली में चीजें के कितनी चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं, तो तुम हरा ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, इसीलिए जो है मैं ये बता रहा हूं तुमको कि सेंटेंस होता है ना, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं भाई। कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, याद रखेंगे ना सभी। क्यों, क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब है ना ये, अब कई सोचेंगे कि भाई ये क्या बला आ गई, हालांकि हमने नाम तो पहले सुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि भाई मतलब अपने आप में सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अपने आप में भाई वर्ब किसको बोलते हैं, अपने आप में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो किसको बोलते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे हमें, एक एक करके। चलो, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल से क्या होता है आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, एक पहला एग्जाम्पल मैं लूं, राम स्लैप्ड हिम। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो देखो वर्ड्स, राम एक वर्ड है, स्लैप्ड एक वर्ड है, हिम एक वर्ड है। ठीक है, अपने आप में सारे वर्ड हैं, हर एक का क्योंकि मीनिंग है। और इसी वजह से देखो राम स्लैप्ड हिम, पूरे के पूरे देखो वर्ड्स का एक गुच्छा है, और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि राम ने उसको थप्पड़ मारा, बिल्कुल मीनिंग निकल रहा है। तो इसलिए एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर है ना हमको ये तीनों चीजें ढूंढनी भाई। पहले है ना सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। तो एक एक करके बात करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, वर्ब को कैसे ढूंढते हैं, और ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट की।
ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस के अंदर किसी भी जो सेंटेंस होता है ना, तो उसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट है उसको ढूंढना है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट का हम पता कैसे लगाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट का पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, तो कईयों के ना भ्रम होता है कि ना कि पता क्या बोलते हैं कि जो वर्ब से पहले होता है ना तो वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार इस चीज में मार खा जाओगे। जब तुम्हारे जो वॉइस का टॉपिक आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पहले लिख देंगे और तुम्हें लगेगा कि यही सब्जेक्ट है, तो तब तो तुम्हारा जो है बुरा हाल हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए समझना बहुत जरूरी है बेसिक से, ठीक है। तो देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को ढूंढने का सबसे अच्छे तरीका क्या हो सकता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो वर्ड होगा, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो क्या करेगा भाई, काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, राम स्लैप्ड हिम, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है। देखो राम ने क्या किया भाई, स्लैप किया उसको, राम स्लैप्ड हिम, राम ने उसको किस क्या मारा, थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने का काम, यानी काम क्या हो रहा है, स्लैप्ड का है, थप्पड़ मारने का। और वो काम किया किसने है, तो मेरे पास आंसर है कि वो काम तो राम ने किया है, तो बस यही किया है, फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, आई बात ध्यान में कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, ये पूरा सेंटेंस है तो इसके अंदर जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे काम क्या हो रहा था, स्लैप्ड का यानी थप्पड़ मारने का। तो जिस किसी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है तो उसको ही करने वाला, उस काम को करने वाला व्यक्ति ही कौन होता है, मेरा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में राम स्लैप्ड हिम, राम ने उसको क्या मारा भाई, थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने का काम किसने किया, राम ने, तो राम ने किया इसलिए क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट तो आपको पहचानना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया मेरे ख्याल से, बिल्कुल आ गया सभी को, ये तो बहुत आसान था। ठीक है जी, अब हम पहचानेंगे वर्ब को। देखो सब्जेक्ट आ गया सभी को, अब देखो हम, अब आ गई वर्ब की बारी। अब वर्ब को कैसे, तो देखो अब सब्जेक्ट के लिए ना हम एक वर्ड और लिख सकते हैं कि डूअर लिख सकते हैं इसके लिए। डूअर का मतलब हो गया काम को करने वाला, और काम को कैसे करने वाला, जो भी सेंटेंस होता है ना उसके अंदर जो काम करता है यानी डूअर होता है, तो वो ही क्या होता है, मेरे पास सब्जेक्ट होता है। ये बात सभी को पता चलेगी, ठीक है जी। अब आ गई बारी वर्ब की। तो वर्ब की, तो देखो सेंटेंस के अंदर वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको जो वर्ब को पहचानना है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए ये ट्रिक होती है कि अब जो सेंटेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, जो काम, जो एक ऐसा वर्ड जो क्या दिखा देगा, उस सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है ना वो दिखा देगा ना, तो बस वही क्या हम मान लेंगे, उसको वर्ब मान लेंगे। देखो इसके अंदर वर्ब कैसे ढूंढेंगे, देखो अब काम क्या हो रहा था, राम स्लैप्ड हिम, राम ने उसको क्या मारा भाई, थप्पड़ मारा। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है, स्लैपिंग का काम हो रहा है, स्लैप्ड का काम हो रहा है, थप्पड़ मारने का काम। ठीक है, तो राम तो यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट हो गया था क्योंकि उसने काम किया था। हिम मेरे पास हो गया कि मतलब उस व्यक्ति की बात करें कि उसको मारा, ठीक है, उसको मारा, किसी दूसरे व्यक्ति को मारा, है ना। तो वो तो हिम तो अलग चीज हो गया बिल्कुल, ये तो फिर मेरे पास वर्ब नहीं हो सकता। लेकिन स्लेप्ट क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है स्लेप्ट, स्लेप्ट यही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड दिखा रहा है एक्शन को दिखा रहा है, कार्य को दिखा रहा है कि कार्य क्या हुआ, एक्शन को दिखा रहा है। इसीलिए इस वर्ड को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होगा जो हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर किस चीज को दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा, कार्य को दिखाएगा कि क्या कार्य हो रहा है। ठीक है जी, वर्ब का भी हो गया। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, उसके फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और ठीक है, पहले देखते रहो। फिर उसके बाद बारी आ गई भैया वो है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो थोड़ा टिपिकल तरीका है, आपके लिए इजी तरीका क्या है पता है, वर्ब जो होती है ना, वर्ब, जैसे यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है ना, इससे दो रिप्लाई मांगो, दो चीजों की रिप्लाई। देखो क्या क्या चीजों की रिप्लाई, ये ध्यान रखना हमेशा, एक तो व्हाट का या फिर होम का। देखो व्हाट का मतलब तो सभी को पता है, इसका मतलब होता है क्या, और होम का मतलब होता है किसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर है ना, वर्ब से तुम दो चीजों की रिप्लाई मांगना हमेशा, व्हाट के और होम के। और यहाँ पे मांग के देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, राम स्लैप्ड हिम, तो यहाँ पे देखो पहले व्हाट का रिप्लाई मांगो वर्ब से, तो राम स्लैप्ड व्हाट, राम ने, राम स्लैप्ड व्हाट, राम ने क्या मारा, कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब तुम होम का रिप्लाई मांगो,
राम स्लैप्ड हुम, राम स्लैप्ड हुम, तो तुम्हारे पास आंसर आया हिम, यानी कि राम ने किसको मारा भाई, हिम, यानी कि उसको मारा। तो देखो हुम का रिप्लाई मिल गया ना, तो बस जिस अगर तुम्हें वर्ब से, इस वर्ब से तुमको व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए ना, तो वही मेरे पास क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मिल गया हुम का रिप्लाई, तो हिम मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट को वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। चलो एक बार हमें एक आध एग्जांपल और लेते हैं, फिर ये यहाँ पक्का हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना यहां से ऑब्जेक्ट हमेशा किस किस के रिप्लाई होते हैं, या तो व्हाट के या फिर किसके भाई, होम के। ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल हो गया ना, ये तो मैंने खाली तुमको समझाने के लिए था। और देखो अब तुम खुद ही वो बताने लग जाओगे आंसर कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैं लिखता हूं सीता इज, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या बन गया भाई इसकी हिंदी, कि सीता एक क्या गा रही है भाई, गाना गा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सीता क्या गा रही है, यहाँ पे एक गाना गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब सिंपल सी बात है, पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, एक एक करके ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब एक साथ ही सभी को ढूंढने लगे, नहीं नहीं, ऐसे तो दिक्कत हो जाती है ना। तो देखो भाई पहले तो हम सेंटेंस है ना पूरा, उसको क्या समझेंगे, उसकी हम हिंदी समझेंगे। अब हिंदी समझो, सीता ही सिंगिंग सॉन्ग, सीता क्या गा रही भाई, गाना गा रही। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो गाना गा रही है ना, क्या गा रही है भाई, सीता गाना गा रही है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, गाना गाने का, है ना, सभी को पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे, गाना गाने का। और वो काम को कर कौन रहा है, उस काम को कर रहा है भाई सीता। सीता वो लड़की है ना, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है, सीता। और मैंने बोला था किसी भी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है ना, और उस काम को जो करता है वही क्या होता है भाई, मेरे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, अभी तो सभी को पता चल गया, तो अभी सभी को क्लियर हो गया कि इसके अंदर सीता ही क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो गाना गाने का काम था ना, वो कौन कर रहा था, सीता कर रही थी, है ना, कर रही थी। तो इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सीता। ठीक है जी, अब देखो ये, अब है ना, अब इसके अंदर वर्ब को कैसे ढूंढेंगे। मैंने बताया था कि जो एक्शन हो रहा होता है ना, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको दिखाया था, एक्शन को, यानी कि काम को, कि क्या काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या काम हो रहा है भाई, गाने गाने का काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज को, कि गाना गाने का काम हो रहा है, इस वर्ड को किसने दिखाया है, इज सिंगिंग ने दिखाया है। देखो कैसे, अब देखो सीता तो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया कि ये तो मेरे पास क्या होगा, कि ये तो भाई काम को कर रहा है। ठीक है, और देखो क्या गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, लेकिन गाया जा रहा है, रहा है, उस चीज को किसने दिखाया, वो एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उस टर्म को, उस चीज को किसने दिखाया है, इन दो वर्ड्स ने दिखाया है। यानी कि ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, वर्ब हैं, है ना। क्योंकि जो काम हो रहा है ना, तो उसको किसने दिखा दिया, इन दो वर्ड ने तो दिखा दिया, है ना। इन दोनों वर्ड ने दिखा दिया ना, तो वही मेरे पास क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात होगी। ठीक है, तो वर्ब तो आप सभी को पता चल गया कि एक्शन, जो भी वर्ड एक्शन को दिखा देगा वही कहलाती है, वर्ब कहलाती है। ठीक है जी, अब मेरे पास बारी आ गई कि ऑब्जेक्ट का कैसे पता। तो मैंने तुमको बताया था, अब वर्ब पता चल गई, तो वर्ब से वट और वट के या फिर हुम का रिप्लाई मांगो। तो सबसे पहले वट का रिप्लाई मांगो भाई, सीता इज सिंगिंग वोट, सिंगा जो सीता जो है वो क्या गा रही है, सीता इज सिंगिंग, सीता जो है क्या सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग वोट, कि सीता जो है क्या गा रही है। रिप्लाई मिल गया, इसको गाना गा रही है ना। तो पूरा का पूरा रिप्लाई मिल गया ना, तो पूरा का पूरा ही मेरे पास ये क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सभी का। क्रिस्टल क्लियर क्या होता है, अरे क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल सबको समझ में आ गया एक एक चीज डिटेल से। ठीक है, तो ये हो गया भाई, तो सभी को पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। ठीक है जी, और एक बात और ध्यान रख लो भाई सभी, कि किसी भी जो, देखो अब तुमको पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जो सेंटेंस के अंदर डूअर होता है ना, काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या दिखाएगा, सेंटेंस के अंदर एक्शन जो हो रहा होता है ना, उसको दिखाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वर्ब से जो है वट का या फिर हुम का रिप्लाई मांगते हैं। वट और हुम का रिप्लाई मिल गया, तो वही इसको हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये बात होगी। अब देख लो, एक एक बात और देखो, जो ये सब्जेक्ट है ना, जो ये सब्जेक्ट है जो, तो ये कौन होता है हमेशा? किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई जो सब्जेक्ट होगा या फिर हाँ मतलब उसकी सब्जेक्ट होगा जो, तो वो कौन होगा? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी अगर सब्जेक्ट बनता है ना, तो दो ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, या तो वो नाउन बनता है या वो प्रोनाउन होता है। ठीक है जी, यानी कि देखो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, तो वो या तो तुम्हें नाउन मिलेगा या फिर कौन मिलेगा भाई, प्रोनाउन मिलेगा। अब देखो कई लोगों को मतलब सुन तो रखा होगा लेकिन ये नहीं पता कि आखिर ये क्या भला है भाई, दोनों वर्ड क्या भला है। देखो मैं बता दूं, देखो नाउन को हम सिंपली समझने का प्रयास करेंगे। देखो एक बार है ना, सभी नाउन को सिंपली तरीके से मैं देखो किस प्रकार समझेंगे, सिंपल वर्ड्स में देखो, इस पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है हमारा, तो उसके अंदर किससे मतलब सभी का नाम होता है, सभी का, चाहे कोई वो ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, ठीक है, या फिर कोई भी थिंग्स हो, कोई भी थिंग हो, ठीक है, या फिर कोई भी मान लो कि मतलब कोई भी अगर इस दुनिया के अंदर है ना चीज, तो उसका हर एक का क्या होता है भाई, नाम होता है। और जिसका भी नाम होता है ना, तो वही क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर क्या है, क्योंकि इसका एक नाम है मार्कर, तो ये क्या है, नाउन है। मैं ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका भी अपना नाम है व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या है, नाउन है। मेरे ऊपर फैन है, इसका नाम है फैन है, तो क्या हो गया भाई, ये फैन क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे लाइट ऑन है, तो लाइट का भी एक नाम है, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है। या मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे का भी एक नाम है, तो वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जितना भी मेरा कहने का मतलब कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो चीजें है ना, सॉरी मार्कर गिर गया था, कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो चीजें हैं, उनका अगर नाम है तो क्या कहलाएंगे भाई, वो कहलाएंगे कि वो क्या है, नाउन है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। अब प्रोनाउन क्या चीज होती है भाई, तो देखो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है। अब अभी खाली ये समझ लो कि ना, कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जब इस टॉपिक पे आएंगे तब उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो नाउन तो सभी को पता चल गया कि भाई किसी भी चीज का नाम ही क्या होता है भाई, मोस्टली एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नाउन होता है वो, ठीक है। और जो नाउन की जगह पे आ जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रोनाउन बोल देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा हो गया, ठीक है भाई। ये तुमको समझना बहुत जरूरी थी चीजें, ठीक है। एक बात और समझ लो, जो इंग्लिश है ना, देखो ये यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है, ठीक है भाई। इंग्लिश यहाँ पे लिख तो दिया, तो इसका मतलब कि एक मतलब इसका तुम क्या समझते हो इससे, मतलब कि क्या इसका मतलब क्या बनाना चाहोगे। तो देखो मैं इसका है ना कुछ दो तीन मतलब निकालना चाहूंगा। देखो पहली बात, इंग्लिश का नाम सुनते ही मेरे ध्यान में आ जाता है कि ये क्या है भाई, एक सब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो है ही। दूसरा दूसरा हम इसके लिए पता है किसको बोलते हैं, जैसे कि इंडिया के लोग इंडियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलियन बोल देते हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकन बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार जो इंग्लैंड के लोग होते हैं ना, उनको ही क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उनको अंग्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म, दो चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि लोगों को डिनोट करने के लिए, किसी एक जो इंग्लैंड कंट्री है उनके लोगों को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपका ये इतना बेसिक आपने जान लिया सभी, तो इतना इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेसिक आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी ना बेसिक की, वो हम चैप्टर वाइज या जो भी टॉपिक होगा उसके वाइज हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हमारा हो गया बेसिक, आपको देखो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पहले रिकॉल करते हैं। सबसे छोटी यूनिट इंग्लिश ग्रामर में क्या होगी, लेटर होगी। और लेटर होते हैं ए बी सी डी, सारे लेटर होते हैं, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं भाई, लेटर्स बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, है ना। और इसके बाद देखो ए से जेड तक हम उनको लेटर्स बोल लो या फिर उसको बोल दो अल्फाबेट, ठीक है जी। और अल्फाबेट्स क्या होता है, जब हम बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात करें, भाषाओं की बात करते हैं ना, तो उसको ही अल्फाबेट्स बोलो या उसको लैंग्वेज बोलो, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद आ गया था वर्ड। वर्ड क्या होता है भाई, तब एक लेटर्स का ग्रुप होता है लेकिन अपने आप में क्या देता हो, मीनिंग देता हो ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया था, डीओजी डॉग, ग्रुप है लेटर्स का और अपने आप में मीनिंग भी दे रहा है, डॉग है कुत्ता बन गया, ठीक है, तो वर्ड है। लेकिन इसी सेम लेटर का प्रयोग किया तीनों का, जीडीओ, अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ग्रुप तो है लेटर का, मीनिंग नहीं दे रहा, तो मेरे पास क्या नहीं है, वर्ड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अच्छा, फिर बात आ गई थी सेंटेंस की। तो सेंटेंस को मैंने तुमको बताया था कि
ग्रुप होता है ये वर्ड्स का, जो वर्ड्स के हमने देखे थे ना, तो एक एक वर्ड था वो, ठीक है? तो ऐसे ही ना ये एक जो सेंटेंस होता है, वो अपने आप में क्या होता है भई, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन अपने आप में क्या देता हूँ, एक मीनिंग देता हूँ, है ना? जैसे कि यहाँ पे देखो, सीता इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, हर एक देखो, सीता अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड, सिंगिंग अलग वर्ड है, ए और सॉन्ग ये सारे अलग-अलग वर्ड हैं, ठीक है? तो अपने आप में क्या है, अपने आप में एक मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है? और इसको पूरा अगर हम जोड़ के देंगे, तो क्या बनता है, इसका एक पूरा मतलब बनता है, जैसे कि यहाँ पे बनता है, सीता क्या गा रही है, वो एक गाना गा रही है, ठीक है? तो ये तो था इसका एक मतलब वो था। उसके बाद देखो, अब कोई भी सेंटेंस होता है उसके लिए कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम 3 चीज़ें ढूँढते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना? सभी मानते हो ये चीज़ तो, ठीक है भाई। सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट वो होता है जो क्या करता है भाई, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस है ना, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट कौन होगा, जो डूअर होगा, जो काम को करेगा ना, वो कौन होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। वर्ब, वर्ब को क्या होगे, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसको दिखा देगा, एक्शन को दिखा देगा, काम को दिखा देगा ना, तो वही क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है जी। ये बात भी सभी को समझ में आ गई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो वर्ब होगी ना उससे हम व्हाट और whom के रिप्लाई मांगेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेसिक था, ये आपको पता ही होना चाहिए जब हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद जो है हम जो नाउन का टॉपिक होगा उसको उसकी शुरुआत करेंगे। अब नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है? फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारे के सारे आते रहेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इनको, ठीक है? तो जैसे-जैसे ये वो मोटा-मोटा बेसिक था जो आपको इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बिना अगर मान लो कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे नाउन के सीधे डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूँ सेंटेंस को, तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है? लेकिन अभी आपने सीख लिया ना, सभी ने एक साथ सीखा है कि सभी ने बेसिक सीखा है, जाना है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो अभी सभी जो है नेक्स्ट क्लास से कनेक्ट कर पाएँगे, है ना? इसलिए जो पूरा बेसिक था वो ज़रूरी था। और इसके अलावा हालाँकि थोड़ा-थोड़ा बेसिक और भी बचा हुआ है, लेकिन वो जैसे-जैसे चैप्टर आते जाएँगे, टॉपिक आते जाएँगे, तो उनमें ही वो पूरा का पूरा जो बेसिक है, वो क्या हो जाएगा भई, कवर हो जाएगा, ठीक है? तो आज ये हमारा पहला लेक्चर था और आई होप सो कि यूट्यूब पे भी जो है सभी को पसंद आया होगा। अगर किसी को अच्छा लगे तो भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? लाइक भी कर देना और हमारे ये न्यू चैनल है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और कोई भी आपके भाई बंधु हो, बहन हो, ठीक है? जो कि तैयारी करता हो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, या कोई ऐसा छोटा है जो मोस्टली ये मान लो कि 6th 7th से अबव के हैं, जिनके ग्रामर का सेक्शन होता है ना, ग्रामर का सेक्शन सभी में होता है, तो उनके लिए भी जो है आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनके लिए बेनिफिशियल रहे। और हम बिल्कुल जो हर एक टॉपिक होगा ना उसको बिल्कुल उसका पहले थोड़ा-सा बेसिक देखेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। तो चाहे बिल्कुल उसका 0 लेवल हो, हम उसको पूरा करवाएँगे भई। ये बात है। और उसको समझ में आएगा, 100% बात है कि उसको समझ में आएगा ही आएगा। मतलब ज़रूरी हो जाएगा इसके लिए कि भाई उसको हम समझाएँगे ही समझाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और इतना कहूँगा कि सभी खुश रहें, मस्त रहें और हँसते रहें हमेशा। ये मेरी जो पर्सनल राय है। और कभी भी जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना कभी लाइफ़ के अंदर। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है जी? तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तुम्हारे लिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इनके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भई। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।